लिखें क्या, बताओ पहले पिछली रिसर्च। बता दो बस रिसर्च का। देखो कैसे टेपने में लगे हुए हैं नकलची। ये उतारनी भी नहीं है, तुम उतार रहे हो ना, ये उतारनी भी नहीं है। मेरी कॉपी खाली पड़ी हुई है तो भरनी नहीं है, ये दूसरी ले आओ। ऐसे भरोगे फिर। लो भाई क्वेश्चन बताओ। स्नोबॉल सैंपलिंग कहाँ पे यूज की जाती है? स्नोबॉल सैंपलिंग कहाँ पे यूज की जाती है? हाँ? प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी? क्या चलता है इसके अंदर? बुक बंद कर दो, मिलेगा ही नहीं वो, मिलेगा ही नहीं। क्या करते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग में? अरे वो चैन होती है स्नोबॉल सैंपलिंग में। इसका दूसरा नाम क्या है? कन्वीनियंस नहीं, दूसरा नाम इसका बताओ यार, पढ़ नहीं रखा। हाँ, नेटवर्क सैंपलिंग। और एक मूवी का नाम बताया था, इसमें चेन सिस्टम चलता है इसके अंदर, आगे दो आगे दो आगे दो, नेटवर्क बनाते हैं। हैप्पीजार्ड सैंपलिंग कौन सी होती है? हैप्पीजार्ड कन्वीनियंस सैंपलिंग होती है। अपनी कन्वीनियंस के आधार पर जब हम चीजों को सिलेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम कन्वीनियंस सैंपलिंग। अरे भाई बुक बंद कर दो, बुक में नहीं मिलना तुम्हें। नहीं अभी नहीं मिलेगा ना जब। अच्छा तुम कहते ना 9:30 स्टार्ट कर देगा, मुझे पता है ना कि भाई आगे सबसे पहले मेरे से ही क्वेश्चन करेंगे, मैम ये क्या है। कैसे करूँ 9:30 स्टार्ट? कैसे करूँ क्लास 9:30 स्टार्ट? बच्चे मेरे 10 बजे तक आते हैं, 10 बजे कर दूंगा, 10:30 बजे तक पहुंचेंगे, है ना। लो भाई, क्वांटिटेटिव रिसर्च के अदर्स नेम, कोई भी 5 नेम। क्वांटिटेटिव रिसर्च के कोई भी 5 नेम। ठीक है, सिस्टमैटिक रिसर्च, ठीक है। और क्वांटिटेटिव के प्रोबेबिलिटी तो सैंपलिंग आ गई ना, सैंपलिंग आ गई ना वो उसमें। रिसर्च के टाइप, रिसर्च के टाइप कह सकते हो, बट भाई मैंने नाम पूछे हैं। नहीं, ऑब्जेक्टिविटी आप उसके फीचर्स बता रहे हो, नाम बताने हैं। हाँ, रिसर्च के 32 टाइप्स है। 32 टाइप्स को अगर मुझे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में 2 पार्ट्स में डिवाइड करने हो तो 16 पार्ट आएंगे ना, 16 उधर 16 उधर, ऐसे ही है ना। तो मैंने सिर्फ आपसे 5 नाम पूछे हैं। बेसिक रिसर्च, तुम्हारा सिर। बेसिक रिसर्च क्वांटिटेटिव में जाएगी? बेसिक रिसर्च क्वांटिटेटिव में जाएगी। जिस रिसर्च को मैं पहली बार कर रही हूँ, स्ट्रक्चर्ड आपने नाम बोल दिया। नहीं, स्ट्रक्चर्ड भी बोल रहा है। डिडक्टिव डिस्क्रिप्टिव दोनों आ गए। चलो 3, हाँ बताए कैसे, और ये भी बता दो। उसमें नहीं मिलेगा, अपने दिमाग में चीजों को सोचो कि मैडम ने इसके बारे में क्या बताया था, उसमें नहीं मिलेगा। साफ पड़ा है। रेशो स्केल क्या होता है? रेशो स्केल इसका 2.0 होता है, उसमें नॉमिनल, ऑर्डिनल और उसके सबके फीचर्स आते हैं। लिकर्ट स्केल, समेटिव स्केल कहते हैं इसको। फ्रेंसिस लिकर्ट ही दिया। हाँ।
ऐसे नहीं भाई, ऐसे काम नहीं चलने वाला, सब साफ हो जाएगा। लो भाई टॉपिक लो, नया लो। फुट नोट और एंड नोट क्या होता है? ऊपर लिखा हो फुट नोट, एक होता है एंड नोट। एंड नोट क्या होता है? आपने ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन हमने बुक्स पढ़ी हुई हैं, ठीक है। कभी कभी किसी बुक में क्या होता था कि हाँ रिसर्च ही है, रिसर्च है, नॉर्मल है कि पूरी बुक में जो भी चीजें लिखी हुई है ना, उसमें लाइन के पास ना ऐसे लिखा होता था 1 2, फिर कहीं किसी वर्ड के पास जो है 3 लिखा हुआ है, किसी वर्ड के पास जो है 4 लिखा हुआ है, और फिर लास्ट में जो है उनके बारे में एक्सप्लेनेशन दी होती थी। नोटिस किया? छोटे बच्चों की किताबों में होता है, छोटे बच्चों की किताबों में हमेशा फुटनोट यूज होता है। फुटनोट कैसे? कि जिस पेज की जितनी भी टर्मिनोलॉजी है उस पेज के नीचे ही उसकी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी, ठीक है। और एंड नोट क्या होता है कि इनके आगे नंबर्स तो लिखे हुए हैं लेकिन इनके एक्सप्लेनेशन आपको चैप्टर के लास्ट में मिलेगी। देखा है, ऐसा नोटिस किया है? जो रिसर्च कर रहे हैं उनका तो थोड़ा सा पता होगा, उनको तो फुटनोट और एंड नोट क्या होता है। जो नहीं कर रहे, बुक्स देखना, बुक्स में कहीं ना कहीं किसी वर्डिंग के पीछे ना, किसी लाइन के पीछे, किसी वर्डिंग के पीछे नंबरिंग जरूर लिखी होती है, या तो इस तरीके से लिखा होता है या फिर ये 1 2 लिखा होता है इस तरीके से, और लास्ट में उसको एक्सप्लेन किया होता है कि इसके बारे में क्या चीज है, ये क्या चीज नहीं है। उसको बोलते हैं हम फुटनोट और एंड नोट। फुटनोट में क्या है? कंक्लूजन नहीं बोल सकते हम इसको, कंक्लूजन नहीं बोल सकते। जैसे मैंने किसी वर्ड को हाईलाइट कर दिया और फिर उस हाईलाइट के बारे में जो वर्णन है वो मैंने सबसे लास्ट में लिख के दे दिया। पर ऐसे होता है हल्का सा 1 2 3 नॉर्मल बुकों में। हाँ, नॉर्मल बुक में ही होता है, जो हम बुक पढ़ते हैं ना वो एक्सप्लेनेशन जो है ना किसी किसी की उसी पेज पे मिलेगी और किसी किसी की सबसे लास्ट में मिलेगी। अब इसका एग्जांपल सुनो, पेपर में क्या आया हुआ था? पेपर में आया हुआ था कि कोई भी बच्चा, छोटा बच्चा अगर उस चीज को पढ़ रहा है, ठीक है, और वो पढ़ते 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 वो सबसे लास्ट में पहुंच गया, ठीक है, और उसकी एक्सप्लेनेशन कहां पे मिली? सबसे लास्ट में। उस बच्चे में ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी या फिर उस बच्चे में ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी जिसने एक पेज पढ़ा और पेज के लास्ट में ही उसको सारी सारी एक्सप्लेनेशन मिल गई? जो साथ साथ, जैसे आपने एक टेस्ट दिया, आपने 10 टेस्ट दे दिए, 10 टेस्ट के आप एक्सप्लेनेशन एक साथ देख रहे हो या फिर आप एक टेस्ट के एक्सप्लेनेशन जो है उसके साथ ही देख रहे हो, ज्यादा इंप्रूवमेंट किस में होगी? तो ज्यादा बेटर कौन सा है, फुटनोट या एंड नोट? फुटनोट। छोटे बच्चों की बुक्स देखना, किसी की भी बुक देख लेना, वहां पर वर्डिंग दी होती है और उसके नीचे ना एक्सप्लेनेशन है। इंग्लिश की बुक देखना, वर्ड मीनिंग दिए होते हैं ना उसी पेज पे दिए होते हैं, नीचे की साइड ऊपर हाईलाइट किया होता है रेड कलर में और नीचे जो है उनको एक्सप्लेनेशन दी होती है कि भाई हाँ इस पेज में से 4 वो निकले हाईलाइट, नेक्स्ट पेज में से 4 निकले, टोटल कितने हो गए? 8 हो गए, ठीक है। वो चीज क्या है? फुटनोट और एंड नोट है। समझ में आया? वर्डिंग कुछ नहीं है इसकी, वर्डिंग सिर्फ सिंपल इतनी है कि भाई इनकी एक्सप्लेनेशन मिलती है या तो पेज टू पेज मिलेगी, पेज के एंड में, या फिर लेक्चर के एंड में मिलेगी, या फिर जो भी चैप्टर है उसके एंड में मिलेगी, फुटनोट और एंड नोट, ठीक है। और फुटनोट और एंड नोट के लिए एब्रीविएशन यूज की जाती है। ये फुटनोट के एब्रीविएशंस है। एब्रीविएशन क्या होते हैं? शॉर्ट फॉर्म, उनकी फुल फॉर्म कुछ और आएगी। क्वेश्चन आता है इसका मैच में, मैच के अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आया है इसका अब तक, ठीक है। कोई भी 4 आएंगे, कोई भी 4 में से आपको मैच करने पड़ेंगे। अगर कोई भी 4 है तो जरूरी नहीं कि ये चारों इसमें से ही आएंगे, हो सकता है 3 आपके जाने पहचाने आ जाए और एक आपका जिसको आप जानते ना हो वो आ जाए। हो सकता है ऐसा हो जाए कि भी 2 आपके जाने पहचाने और बाकी के साफ, ठीक है। तो उसमें से फर्स्ट लिखो ANNON। ये मैंने रफ लिखा था लेकिन तुम्हें जल्दबाजी में अब यही करना पड़ेगा, मैं लिख नहीं पाई इसको दोबारा से। फर्स्ट है ANNON, एनोनिमस। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? एनोनिमस। और ये शॉर्ट फॉर्म में ही आएंगे आपके पास, फुल में नहीं आएंगे। फुल में तो आपको ये इसका मतलब जो है यहां पे साइड में लिखना पड़ेगा। ART डॉट आर्टिकल। और सी की आगे अगर कॉमा लगा है तो ये चैप्टर है, हाँ, डॉट लगी है तो तुम अपने आप ही उतारे जा रहे हो, मैंने तो एक ही बताया अभी। फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है सी, ये सी इंपॉर्टेंट है, ये सी इंपॉर्टेंट है, सी के सारे इंपॉर्टेंट है भैया। हाँ, ये इसको छोड़ सकते हो, जो इंपॉर्टेंट है उस पर स्टार लगा लेना। ये सी वाले इंपॉर्टेंट है, ये नॉर्मल है,
ठीक है, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, एनोनिमस आ चुका है। बी डॉट बोर्न, ART आर्ट डॉट आर्टिकल, कि कौन सा आर्टिकल है ये, ठीक है। नेक्स्ट है BK बुक, गाली मत लिख देना यहाँ पे। नेक्स्ट C डॉट, सी के साथ अगर डॉट है तो कॉपीराइट है, सी के साथ अगर कोमा है तो चैप्टर का नाम दिया हुआ है, ठीक है, कि कौन सा चैप्टर चला हो। क्या हुआ, दिख नहीं रहा। नेक्स्ट है सी के साथ अगर ए है और डॉट लगा हो तो उसका मतलब होता है अबाउट, किसके बारे में बात हो रही है। सुनो, जैसे हम वर्ड नहीं लिखते एक्सेट्रा, ECETC डॉट, उसका मतलब क्या होता है अदर्स, एंड अदर्स मतलब होता है उसका कि इसके साथ में और भी है बट मैं उनको लिख नहीं रही हूं, ठीक है। कहां पहुंच गए हो, कॉपीराइट। सी डॉट, इसका दूसरा नाम कॉन्फर है, CONFER, हाँ CONFER। सी के साथ कॉमा आ गया तो चैप्टर आ गया। CA डॉट अबाउट, CA अबाउट एनोनिमस। सी का क्या रोल है, कुछ रोल नहीं है। CA अबाउट किसके बारे में बात हो रही है, बस सिंपल, यही रट्टे मारने वाली चीज है, समझने वाली चीज नहीं है। CF का मतलब होता है कंपेयर, कि आप हमने जो है, मैंने कंपेयर वर्ड पूरा डालने के बजाय मैंने CF वर्ड यूज कर दिया। जिसको पता होगा CF का मतलब क्या होता था, यहाँ पे मैंने जो है कंपेयर किया हुआ है। CHAP, यहाँ पे वो भी तो चीजें भी तो अलग आई है। CHAP, ये भी क्या है, हमारा चैप्टर है, ठीक है। इसमें से नेक्स्ट आता है कॉलम, COL डॉट कॉलम। कॉलम क्या होता है कि ये चीज मैंने पहले उस कॉलम में दे दी है, जैसे बुक में आता है ना, अपने पेपर 1 की बुक में देख लेना 6.5 इस उस पेज पे दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है D डॉट डाइड, कब मर गया, ऊपर वाला गया था B बोर्न, D से डाइड, डाइड डाइड मरना, DIED, ठीक है। नेक्स्ट है EG, क्या है ये तो पता ही है। नेक्स्ट है ED डॉट, वो था EG डॉट, यह है ED डॉट एडिशन, ED डॉट एडिशन। ED डॉट एडिटर क्या होता है, और दूसरा नाम एडिटर है, ED डॉट एडिशन और एडिटर। पहले नहीं लिखवाए हैं मैंने ये, कभी मिले ही नहीं थे, मिले ही अब है, पेज खो गया था, लिखे तो थे। नेक्स्ट अभी एट ऑल, एट ऑल, ET एट ऑल, AL ऑल, ये रहा। एंड अदर्स, इसके साथ में और भी लोगों के नाम दिए, ये वही आ गया, एक्सेट्रा आ गया आपका, उसको हम क्या बोलते हैं एट ऑल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड फॉर्म में क्वेश्चन में आया हुआ ये एट ऑल, ठीक है। नेक्स्ट है एट SEQ डॉट एंड द फॉलोइंग, भाई और मैं किसको फॉलो कर रही हूं तो उसकी जगह मैं क्या वर्ड, देखो एक तो मैं इतना बड़ा वर्ड लिख रही हूं वहां पे, और एक मैंने क्या लिख लिया एट SEQ, पता नहीं फुल फॉर्म भी क्या है इनकी, मिल भी नहीं रहे आपस में, शक्ल भी नहीं मिल रही उनकी। एक आधे तो ये हो जाता है ना, इनकी शक्ल मिल जाती है कि भाई हाँ चलो ये इसका यही होगा। अच्छा, पेपर में बैठ के शक्लें कौन मिलाता है कि भाई इसका ना आंसर ना ये लग रहा है शक्लें मिलाना पेपर के और आंसर की कि भाई हाँ ये लग रहा है इसका आंसर, मिलाते हो। नेक्स्ट है F डॉट FFF डॉट फॉलोइंग पेज और लाइन, जहां पर F चला गया वहां पे कौन सी लाइन को और कौन से पेज को फॉलो किया गया है उसके बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट FIG डॉट फिगर नंबर 2.0,
क्या नहीं आया? आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई छेड़छाड़ कर रखे होगे आपने। कहाँ पहुंच गए? इन द FIG फिग फिगर आई डॉट ई डैट इज। ये हमारे डेली यूज में भी चीजें यूज होती हैं। आप कीबोर्ड पे अगर कोई भी चीज लिखते हो ना तो ये शो करती हैं ये चीजें। फोन पे अगर हम टाइप करते हैं ना, कोई भी हमने वर्ड है ये टाइप किया तो उसका दूसरा वर्ड अपने आप आ जाता है। किसको ये भी बोल सकते हो आप। नेक्स्ट है IBID, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इन द सेम प्लेस। फुटनोट एब्रीविएशन। देखो ये कहाँ पे यूज होता है? अगर कोई भी लाइन मैंने अपने नोट्स में दोबारा लिखी है, ठीक है, मुझे उसको दोबारा लिखने की जरूरत पड़ रही है, तो मैं वहां पे क्या यूज करूंगी? IBID, कि मैंने इसको पहले कहीं पे यूज किया है, ठीक है, इस लाइन को मैंने कहीं पे यूज किया तो मैं उसकी जगह ये वर्ड लिख दूंगी। और बुक में ये वर्डिंग देखने के लिए आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी। हाँ, कि बार बार मैं, हाँ, मैंने किसी की लाइन को कॉपी किया है और मैंने एक ही पेज पे वो लाइन 4 बार लिख दिया है, क्या मैं चारों बार उसका नाम लिखूंगी? नहीं, मैं वहां पे क्या लिख दूंगी? सिंपल। जिसको समझ में आया ठीक है, जिसको नहीं समझ में आएगा वो जब रिसर्च करेगा तब समझ में आएगा कि भाई हाँ ये वर्ड बार बार क्यों आ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, इनको पढ़ के नेक्स्ट देखो, IDEM, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, स्टार लगा लेना इस पे। IDEM, द सेम, वो सेम प्लेस है और ये सेम है, खाली सेम। नेक्स्ट इंफ्रा, INFRA, डॉट लगा लेना इसके बाद। बिलो, बिलो। नेक्स्ट ये क्या है? मुझे नहीं पता क्या, ऐसे लाइन लगा लो और बीच में क्या है? हाइफन है ये, ऐसे स्लैश, लाइन और लाइंस। अच्छा, एक लाइन और दूसरा लाइंस है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, LOC CIT, LOC CIT, जहां पे CIT आता है ना, यहाँ पे साइटेशन वर्ड आता है एक, साइट, कि आपने कौन सी साइट को सर्वे किया है या जाके चेक किया है, साइट। ठीक है, इन द प्लेस साइटेड, इन द प्लेस साइटेड। इन द प्लेस साइटेड। इन द प्लेस साइटेड। नेक्स्ट क्या है? MS, मैन्युस्क्रिप्ट, हाथ से जो लिखे जाते हैं, यही होते हैं ना मैन्युस्क्रिप्ट, वही होते हैं ना जो हाथ से लिखे जाते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट। एंड डॉट, नोट या फिर फुट नोट, एंड डॉट, नोट या फिर फुट नोट। नोट या फिर फुट नोट। एंड डॉट डी, नो डेट, कोई डेट नहीं लिखी है, नो डेट। गए नहीं आप कॉलेज? क्यों? कॉलेज के लिए नहीं बोला था मैंने, कहीं जाना। एन डॉट एन, नो नेम, कोई नेम नहीं लिखा हुआ, नो नेम, नो नेम। ठीक है, नेक्स्ट है, कितने रह गए हैं? लास्ट आइए, एन डॉट पी। एंजल चलो खड़े हो यहां से, चलो 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 चलो। नो प्लेस, नो पब्लिशर, और खाली अगर एन है तो वो क्या हो जाएगा? नंबर हो जाएगा। नहीं, मत खोलो मत खोलो मत, नंबर हो जाएगा खाली। ठीक है,
कितने ऐसे हैं जिसमें मैंने स्टार लगवाया है? 3 खाली 3 11 है जिन पे स्टार लगवाया है। सी वालों पे अपने सब पे स्टार लगवाया है। हाँ, सी वाले तो इम्पोर्टेंट है सारे। और डी वालों पे लगाया है, एक हाइब्रिड आईडीएम। हाँ, एक IDEM होगा, IDBID होगा, एक OCT वाला होगा। हाँ, LOC CIT। ठीक है, बाकी ये वाले पेपर देखूंगी तो तब देखूंगी कि भाई हाँ कितने इंपॉर्टेंट है उसमें से कितने नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, रिसर्च का डाटा कलेक्शन। कुछ नहीं है, सिंपल है ये तो। डाटा कलेक्शन कैसे किया जाता है? बुक का पेज नंबर नहीं पता। 2.23 2.22 भाई डाटा कलेक्शन के लिए ना जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि रिसर्च के टाइप कौन से किसके अंदर इंक्लूड होता है, क्वांटिटेटिव किस में इंक्लूड होगा, क्वालिटेटिव किस में इंक्लूड होगा। उसके हिसाब से आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि डाटा प्राइमरी जाएगा या सेकेंडरी जाएगा, डाटा प्राइमरी जाएगा या फिर सेकेंडरी जाएगा। लिखे हुए हैं? नहीं, ये नहीं। टाइप्स, डाटा के टाइप्स, डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट। हाँ जी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अब मुझे बताओ प्राइमरी डाटा कौन सा होगा? सिंपल सी चीज बताओ। जिस डाटा को खुद से कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया जाता है, खुद से कर रहे हैं। अच्छा, उसमें हमें प्रॉब्लम्स क्या क्या फेस करने के लिए मिलेगी? प्रॉब्लम टाइम टेकिंग हो सकता है, ठीक है। ठीक है, कॉस्ट ज्यादा आएगी। और इंफॉर्मेशन मिलना मुश्किल है, सामने वाले देंगे कि नहीं देंगे। और चलेंगे। ठीक है, और देखो फर्स्ट हैंड डाटा बोलते हैं इसको। किसके थ्रू लिया जाता है? ये सर्वे के थ्रू लिया जा सकता है, क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। ऑब्जर्वेशन के थ्रू और एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी आप प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ कि ये ज्यादा एक्सपेंसिव है, वही चीजें आपने बताई है। इसमें चैलेंजेस ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। एक स्कूल में अगर मैं डाटा कलेक्ट करने जाती हूँ तो बच्चे मुझे कम बताएंगे, अपनी टीचर्स को चीजें ज्यादा बताएंगे। सिंपल सी चीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? इट इज हाईली रिलायबल। रिलायबल तो होगा क्योंकि मुझे अपने हाथ से करने में ज्यादा विश्वास है। अब कोई चीज मैंने खुद से बनाई है, कोई मुझे किसी ने बना के दी है, तो मैं ज्यादा विश्वास किस पे करूंगी? जो मैंने खुद से किया है कि भाई हाँ नहीं भी मैंने अपने हाथ से कैलकुलेशन किया है, गलत कैसे हो सकती है? ठीक है, वो चीज रिलायबल ज्यादा होता है। अच्छा, जब इसको कलेक्ट किया जाता है तो डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है किसी भी रिसर्च के गोल के लिए कि मैं किस पर्पज से किसी भी चीज को कलेक्ट कर रही हूँ, उसके हिसाब से ही चीजों को कलेक्ट किया जाता है प्राइमरी में। सेकेंडरी में क्या होता है? मैंने बोला कि मुझे डाटा ला दो 1000 बच्चों का। मेरे हिसाब से डाटा किसका आना चाहिए था? जो बच्चे MA में हैं। जिस पर्सन को मैंने बोला कि मुझे डाटा दे दो 1000 बच्चों को, उसने मुझे क्या दे दिया? +2 के बच्चों को डाटा दे दिया। क्या वो मेरे लिए यूजफुल है? नहीं है। MA वाले बच्चों का चाहिए था मुझे। तो ये क्या है? दूसरों के हाथ से जो हमने डाटा लिया है, मे भी हो सकता है कि वो रिलायबल ना हो, मे भी लगाया है, फिक्स नहीं रहना है कि भाई हाँ वो रिलायबल होगा ही नहीं, क्या पता हो भी सकता है। मैं गई ही PG वाले बच्चों के पास या PG वाले कॉलेज में गई तो फिर वहां से तो मुझे डाटा मिलेगा ही, लेकिन किसी मैंने अदर पार्टी का, थर्ड पार्टी का यूज किया, उसने मुझे डाटा जो है गलत दे दिया। आए समझ में? प्राइमरी और सेकेंडरी में थोड़े से इशू ये रहते हैं। अच्छा, बुक, कोई बुक किसी दूसरे के द्वारा पब्लिश की गई है तो वो मेरा प्राइमरी डाटा है या सेकेंडरी डाटा है? मेरे लिए सेकेंडरी है। मैंने तो वो 400 रुपए की बुक खरीद ली, लेकिन जिसने वो बनाई होगी उसको कितना टाइम लगा होगा, उसका कितना पैसा लग, क्या उसका 400 रुपए ही लगे होंगे? जिसने वो बुक बनाई होगी क्या उसके 400 रुपए ही लगे होंगे? पेपर 1 की जो बुक है हमें 400 की पड़ती है। अगर आप बुक लेने जाओ तो वो 400 की हमें पड़ी, लेकिन जिसने वो बुक बनाई है क्या उसको भी 400 की ही पड़ेगी वो?
जब उसने बनाई, और क्या उसने एक ही बुक बनाई होगी? उसने तो हजारों बनाई होंगी ना, और हजारों की कॉस्ट कितनी आई होगी उसकी? हजारों के हिसाब से ही आएगी। ठीक है, ये वो चीज है, प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और सेकेंडरी डाटा लीस्ट एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो और क्या दिया हुआ इसके अंदर। ये दिया हुआ है प्राइमरी डाटा में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। ऑब्जर्वेशन, मैंने सामने वाले पर्सन से बात नहीं की, मैंने सिर्फ उसको ऑब्जर्व किया, मुझे उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करना था कि भाई हाँ बोलने लायक है या नहीं है, तो मैंने क्या किया, सिर्फ ऑब्जर्वेशन, सिर्फ देखना। ठीक है, दूसरा क्या है, इंटरव्यू। इंटरव्यू में 3 तरीके आते हैं। इंटरव्यू में 3 तरीके होते हैं, जिसके अंदर हमारा एक फर्स्ट तरीका आता है मेल, कि मैं मेल के थ्रू सामने वाले बच्चे से या पर्सन से जो है डाटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रही हूं। मैं फोन के थ्रू सामने वाले से डाटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रही हूं, और मैं पर्सनल फेस टू फेस मिलके जो है डाटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रही हूं। ठीक है, है ना ये बुक में। नेक्स्ट देखो, सेकेंडरी डाटा में नाम देखो किस चीज का है। बुक्स, न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी। ये नाम पेपर में पूछे हुए हैं, अंडरलाइन कर लो इनको। बुक, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, टीवी, रेडियो, ये सारी की सारी चीजें जो है आपका पीरियोडिकली, जो मतलब एक पीरियड के दौरान जो है पब्लिश होते हैं। न्यूज़पेपर, इंटरनेट, टीवी, रेडियो और अदर चीजें हो सकती है इसके अंदर। देखो एक तो मेरे पोस्टर का खर्चा, ठीक है, ये पहुंच जाता है 30-40 हजार, और एक मैंने ऑनलाइन वो की एडवर्टाइजमेंट, उसका खर्चा आता है ज्यादा से ज्यादा 1500 रुपए। इकोनॉमिकली बोला है ना इसने, इकोनॉमिकली वे जो है इंफॉर्मेशन ज्यादा कलेक्ट की जा सकती है। उस पोस्टर को करनाल में ही देखेंगे, लेकिन ऑनलाइन जो मैंने की है उसको कोई भी कहीं भी देख सकता है। तो वो चीज क्या हमारी इकोनॉमिकली भी जो है सेकेंडरी डाटा लो पड़ता है। आया समझ में। नेक्स्ट क्या बोल रहा है इसने, इट बिकम्स मोर, कम लगती है। इसमें कॉस्ट कम आती है, प्राइमरी में ज्यादा आती है, और इसमें क्या आएगी, कम आएगी। और क्या लिखा हुआ इसमें, वी डोंट हैव एक्सेस टू द ओरिजिनल सोर्स। इसके अंदर हम ओरिजिनल सोर्स को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, और ये एज इट इज लाइन पेपर में आ चुकी है। क्या सेकेंडरी डाटा में आप ओरिजिनल डाटा को एक्सेस कर पाओगे? जिस पर्सन ने ये बुक बनाई हुई है, क्या हम उससे मिल पाए हैं? तो सेकेंडरी डाटा में कभी भी हम ओरिजिनल सोर्स के पास नहीं पहुंच पाते हैं, हमें सिर्फ उसका पूरा कॉपी मिलती है। ठीक है, और क्या लिखा उसमें, वी नीड टू चेक द रिलायबिलिटी एंड पर्टिनेंस ऑफ द सेकेंडरी डाटा फॉर अवर स्टडी। भाई हमें इसकी जो रिलायबिलिटी है ना वो चेक करनी पड़ेगी। It become more helpful when we don't have access to, हमारे पास जो है original source access नहीं, तब हम secondary data में जाते हैं। हाँ तो यही तो है, तो आप कह रहे हो कि secondary का original source नहीं होता है। हम ओरिजिनल सोर्स के पास नहीं पहुंच सकते, जिसने वो बनाई है ना हम उसके पास नहीं पहुंच सकते, लेकिन मेरे पास उसके ये डाटा जरूर पहुंच गया है। देखो लाइन कुछ और लिखी हुई है, मैम कुछ और का। वो लाइन को छोड़ दो, इसमें क्या है कि भाई जिसने वो चीज बनाई है ना मैं उसके पास पहुंच ही नहीं सकती। एक तो मैं उस पर्सन से जाकर सीख के आ रही हूँ, और एक उसके द्वारा जो चीजें बनी हुई है ना लाइन से, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, एक जिन टीचर से हम पढ़े हैं मैं उनके पास नहीं पहुंच पाई अभी तक भी, लेकिन उनका दिया हुआ डाटा जो है वो तो मेरे पास पहुंच रहा है ना, ये वही चीज लिखी हुई है, जैसे उसको घुमा दिया थोड़ा सा। ठीक है, और इसमें हम रिलायबिलिटी को चेक करते हैं कि ये यूजफुल है या नहीं है। अब नेट की तो हजारों बुक है, ठीक है, उसमें से यही फेमस क्यों हुई? समझ में ज्यादा, क्योंकि ये पेपर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, कोई भी बुक पेपर के अकॉर्डिंग इतनी मतलब अप्रोप्रिएट हो ही नहीं पाई जितनी ये हो चुकी है। ठीक है, छोटी छोटी चीजों को भी पेपर के अंदर देना, जितने भी पेपर में चीजें आ चुकी हैं वो सारी सारी इसके अंदर आपको मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऑब्जेक्टिव वर्सेस सब्जेक्टिव। अब ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव में पर्सनल ओपिनियन नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंट होता है। ऑब्जेक्टिव हमारे ओपिनियन, जजमेंट सबके ऊपर बेस होता है। पढ़ लो उसको क्या लिखा हुआ है इसमें और बताओ। ये भी डाटा के पार्ट आ गए। हिंदी वाली में है ये
सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव लिख लो इसमें ये। दिस डाटा इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल ओपिनियन, इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन कोई मायने नहीं रखता, इसमें फैक्चुअल चीजें आती हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, मेरा पर्सनल ओपिनियन मायने रखता है। जैसे हम जिसके जितनों के पास बैठेंगे ना उतनों से ही पूछेंगे कि ये चीज ठीक है क्या, ये ठीक है क्या, वो ठीक है। उसमें क्या सब्जेक्टिव डाटा इंक्लूड होता है जिसके अंदर पर्सन्स की ओपिनियन मायने रखते हैं, ठीक है। सो जाओ, सब सो जाओ। रिसर्च बोरिंग है, कोई इशू नहीं है, सो जाओ। है नेक्स्ट आ जाओ, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा। जैसे कॉलेज में वो लेक्चरर नहीं आते, बोल बाल के चले जाते हैं, बच्चों का पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, यूं भी नहीं पता लगता कि भाई हाँ क्या पढ़ा के चले गए। हुआ ऐसा? पोस्ट ग्रेजुएशन में तो कम होता है ऐसा, लेकिन ग्रेजुएशन में तो बहुत होता है। पता नहीं पोस्ट में बच्चे कम होते हैं तो इस वजह से। जिससे कोई इंटरेक्शन नहीं करना, बस बोल के कहाँ से पढ़ रही कहाँ से नहीं पढ़ रही बोला चलते जाना। आप भी तक पेज देख रहे थे, हमारी भी स्टैट की टीचर होती थी, और एक तो ऐसी टीचर थी उसका पढ़ाने का तरीका था जैसे छोटे बच्चे को पढ़ा दे। हाँ। इतनी लाउड साउंड और 3-4 लोगों के आगे पार भी सुनाई देती थी उसकी। ग्रेजुएशन के पोस्ट के। ये सरकारी कॉलेज का हाल। हाँ नहीं है अभी भी यही है, चेंज नहीं हुए, वो ऐसे ही रहेंगे। नेक्स्ट देखो, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा कौन सा होगा, बताओ अब। क्वालिटेटिव डाटा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डाटा अनस्ट्रक्चर्ड होता है ना क्वालिटेटिव में। बताओ। क्वालिटेटिव, दिस डिस्क्राइब थिंग्स विदाउट असाइनिंग नंबर, इसमें नंबर नहीं होते, उसमें नंबर होते हैं, सिंपल सी चीज है। उसमें क्वालिटी को आप डिस्क्राइब करोगे, इसमें क्वांटिटी को डिस्क्राइब करोगे। अगर मुझे किसी का बिहेवियर का डाटा कलेक्ट करना है तो मैं किस में जाऊंगी, ठीक है। और उसके नंबर्स को कलेक्ट करना है तो कि उसने कितने सब्जेक्ट में कितने नंबर लिए हैं, तो वो किस में चले जाएंगे, क्वांटिटेटिव में चले जाएंगे। आया समझ में? इसमें स्टैटिकल चीजें होती हैं, स्टैटिकल एनालिसिस होता है। और वर्ड्स तो भी आपको ढूंढने पड़ेंगे इसके अंदर भी, क्या क्या वर्ड इसके अंदर इंक्लूड होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, स्टैट से रिलेटेड। सैंपल देखो, अगर कोई भी चीज लैब में काम हो रहा है ना या क्वांटिटेटिव है तो उसमें सैंपल का साइज जितना ज्यादा हम बड़ा लेंगे उतने ज्यादा एरर जो है उसमें कम आएंगे। ये लाइन मैंने आपको बता रखी है। सैंपल का साइज किसी में भी, चाहे प्राइमरी है चाहे सेकेंडरी है, जितना ज्यादा लार्ज होगा एरर उतना ही कम आएगा, एरर उतना ही कम आएगा। जैसे आपने मॉक टेस्ट जितने ज्यादा दोगे ना एरर उतने ही कम होते चले जाएंगे अपने आप, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑब्जर्वेशन मेथड कौन सा होता है। देखो जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं ना, मेनली तो दो तरीके होते हैं, एक होती है स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन, एक होती है अनस्ट्रक्चर्ड। एक पुलिस वाले या आर्मी वाले जितने भी लोग हैं, एक उनकी ऑब्जर्वेशन एक हमारी ऑब्जर्वेशन क्या सेम है, उनकी क्या है स्ट्रक्चर्ड है, हमारी क्या है निगाह टिकती नहीं है एक जगह, ठीक है ना। हमारे क्या अनस्ट्रक्चर्ड। अब इसमें देखो क्या लिखा हो, स्ट्रक्चर्ड वर्सेस अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। स्ट्रक्चर इज फॉर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब जिसको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की डेफिनेशन याद है वही यहाँ पर जो है क्लियर हो जाएगा। यानी कि स्ट्रक्चर किसके लिए यूज हो रहा है, डिस्क्रिप्टिव के, एज रिसर्च के लिए। एज इट एज रिसर्च जो हमारी एक्सपेरिमेंट में भी इंक्लूड हो सकती है, जिसके अंदर मैं कोई मैनिपुलेशन नहीं कर सकती हूँ, कोई चेंज नहीं कर सकती हूँ, जो चीज जैसी है उसको वैसे ही मुझे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ, वाइल अनस्ट्रक्चर्ड सूट एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कौन सी होती है, जो फर्स्ट टाइम रिसर्च होती है, जिसको मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, अभी मुझे पता ही नहीं है उन चीजों के बारे में, तो वो चीज क्या हो जाएगी, अनस्ट्रक्चर्ड हो जाएगी। नेक्स्ट देखो क्या दिया, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। बताओ इसमें एग्जाम्पल बताओ। हम एक्टिविटी आपको रिप्लाई कर रहे हो तो हम पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है, नहीं बोल रहे हो ठीक है। अगर ऑब्जर्वेशन तो चल ही रही है, साथ साथ में चलती रहती है, वो तो ऑब्जर्वेशन को हम स्पेशली नहीं चलाते अलग से, वो साथ साथ में चल रहे हैं। आप किसी भी चीज को नोटिस कर रहे हो तो वो ऑब्जर्वेशन तो हो रही है। कभी ना कभी वो चीजें माइंड में आती है कि भाई हाँ मैंने ना वो चीज वहां देखी थी,
यानी कि आपने ऑब्जर्व तो किया था ना, उसमें फोकस नहीं कर पाए, फोकस किया तो वो पार्टिसिपेंट बन जाएगा, उसी टाइम बोल रहे हो तो वो पार्टिसिपेंट आ जाएगा। पार्टिसिपेंट क्या, किसी चीज में इन्वॉल्व होना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। दोबारा से आगे, अब मुझे बताओ स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन में सब्जेक्टिविटी वर्ड यूज होगा या ऑब्जेक्टिविटी वर्ड यूज होगा? सब्जेक्टिव, हाँ स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्टिव रहेगा या सब्जेक्टिव होगा? स्ट्रक्चर में क्या होगा? ऑब्जेक्टिव होगा ना। ऑब्जेक्टिविटी तो पर्सनल जजमेंट आ जाती है, वो नॉन स्ट्रक्चर्ड होगी, सब्जेक्टिव होगी। स्ट्रक्चर में ऑब्जेक्टिविटी आएगा ना। हाँ ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट चलो, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। जो नेचुरल एनवायरनमेंट में हम जाके करते हैं, जैसे नीचे चले गए ऑटो देख रहे हैं। जैसे बस स्टैंड पे चले जाओ बस देखने, ठीक है, वो क्या है हमारे नेचुरल। नेक्स्ट आ जाता है डिस्क्वेस्ट, डिस्क्वेस्ट ऑब्जर्वेशन। रिसर्चर ऑब्जर्व विदाउट पार्टिसिपेंट नोइंग। हाँ अच्छा, मतलब उसको बताया ही नहीं है मैंने और फिर भी मैंने इसको ऑब्जर्व कर लिया। नेक्स्ट देखो, इसकी लिमिटेशन बताओ, इसमें लिमिटेशन क्या होंगी? सम बिहेवियर आर इन डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, कुछ बिहेवियर जो है डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट आता है इट कैन बी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव तो है ही, मैं सारा दिन की वहां खड़ी हूँ, पता नहीं कब आएगा उतर के, ठीक है ना, एक्सपेंसिव तो है, मेरा सारा टाइम चला गया। नेक्स्ट आता है डिफिकल्ट टू मेजर फीलिंग, बिलीव एंड एटीट्यूड। इन तीनों वर्ड्स के लिए कोई एक वर्ड बताओ, साइंटिफिक वर्ड। फीलिंग्स में पैथोस आ गया, फीलिंग, बिलीव्स और एटीट्यूड, तीनों में ही पैथोस वर्ड आ गया। एक वर्ड और बताओ एक्स्ट्रा इसके अलावा और। फीलिंग्स ये हाँ हाँ ये ठीक है, और बताओ, और बताओ। एथनोग्राफी, है फिनोमिनोलॉजिकल, हाँ किसी की फीलिंग्स, बिलीफ और एटीट्यूड को मेजर करना। ठीक है, आगे बताओ, और बताओ। आपने तो मेरे एक ही माइंड सेट करना। नहीं, मैं वो वर्ड निकलवाना चाहती हूँ तुम्हारे मुंह से, कि क्या पता किसी के माइंड में हो वो वर्ड। इसको इसके रिलेटेड, हाँ, और क्या बोल सकते हैं इनको? एस्थेटिक एक वर्ड बता रखा होगा मैंने। एस्थेटिक तो किसी की सुंदरता को वो करना है, वो भी इसी में ही आएगा। ये फीलिंग्स क्या है? अच्छा ये भी एस्थेटिक। हाँ, ये बिलीफ सिस्टम क्या है कि वो मैंने अपने अंदर मान लिया है कि वो सुंदर है, ठीक है, और ये एटीट्यूड उसके हिसाब से चेंज होता रहता है। नेक्स्ट, लिमिटेशन टू फ्रीक्वेंट बिहेवियर, छोड़ो इसको, छोड़ो छोड़ो। सर्वे मेथड किसके अंदर इंक्लूड होएगा? हाँ जी, एस्थेटिक, AESTHETIC, एस्थेटिक इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैच में क्वेश्चन आता है इसका, एस्थेटिक। नेक्स्ट देखो भाई, सर्वे मेथड। सर्वे करने के दो तरीके हैं, एक स्ट्रक्चर्ड, दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड। ये स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर ना तुम्हारी पूरी रिसर्च में पीछा नहीं छोड़ेंगे। मैं सर्वे कर रही हूँ, एक तो मैं पागल की तरह से इधर उधर घूम रही हूँ, और एक मेरी मैडम ने बताया कि भाई यहाँ जाकर ना इस लाइन में जाकर मत्था मार लो इस दीवार घर में जाकर, स्ट्रक्चर्ड हो गया ना, और एक ऐसे ही घूम के आ गए, ठीक है। वो चीज स्ट्रक्चर्ड में क्या आ जाएगा? स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन आस्क्ड इन द सेम वे टू द ऑल रिस्पोंडेंट, मतलब सेम क्वेश्चन सभी से पूछे जा रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड। हाँ, वो फॉर्म बना के मैडम दे नहीं देती है कि भाई जाओ ये क्वेश्चन पूछो जाके। और अनस्ट्रक्चर्ड में क्या है? अपनी मर्जी से कुछ भी पूछे जा रहे हैं। फ्लेक्सिबिलिटी आ गई ना इसके अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी मर्जी का एक आधा क्वेश्चन अपनी मर्जी का भी डाल दिया। ये प्राइमरी मेथड ही हुआ ना। हाँ, बट सर्वे रिसर्च डिस्क्रिप्टिव मेथड में यूज होती है। समझ में आई? हाँ। डिस्क्रिप्टिव क्या है? क्वांटिटेटिव है, और सर्वे मेथड क्या है? हमारा क्वालिटेटिव है। बट देखो दोनों को मिक्स कर दिया ना उन्होंने, क्वांटिटेटिव के अंदर उन्होंने ये वर्ड यूज कर लिया। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूं मैं? आ रहा है पीछे गमन? आ रहा है समझ में? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, ये छोड़ दो इसके।
सर्वे मेथड जो है वो क्वालिटेटिव में आते हैं, क्वालिटेटिव में। ये हो नहीं गया, अरे कैसे जाएगा इधर, मुझे तो लग रहा है कंप्यूटर क्लास मुझे अपनी लगवानी पड़ेगी। लो भाई, सर्वे किस किस तरीके से किया जाता है? मेल्स और टेलीफोनिक। इनकी जो एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है ना, ये तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, तुम्हें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि सर्वे किस किस तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि इनके जो क्वेश्चन आते हैं ना वो इन डेप्थ में नहीं आते, वो ऊपर ही ऊपर से आते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि सर्वे किस तरीके से किया जाता है, सर्वे किसके अंदर इंक्लूड होता है, कौन सी रिसर्च में इंक्लूड होता है, वो चीज। आ जाओ, मेल क्वेश्चनेयर और टेलीफोन क्वेश्चन इंटरव्यू। मेल में क्या चला जाएगा, मैंने मेल कर दिया भाई, इन क्वेश्चन के जवाब लिख के भेज दो मेरे पास। और टेलीफोन में फोन पे ऐसे बोलते हैं ना, ये बोलना, ये क्या है, आपका नाम क्या है, फलाना क्या है, ढिमकाना क्या है, ये वो। पर्सनल भी होता है। टेलीफोन इंटरव्यू, क्विक एंड ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी बट कैन बी कॉस्टली। फ्लेक्सिबिलिटी तो है ही है ना, फोन करके पूछ लिया, एक मैंने उसको अपने सामने बुलाया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पर्सनल इंटरव्यू क्या होते हैं? ये सारा ही उसी में आएगा, ये सर्वे का ही मेथड है, ये मेल क्वेश्चन, टेलीफोन, पर्सनल इंटरव्यू। मैं कुछ कह रही हूँ, पर्सनल इंटरव्यू 1 to 1, देखो इसके अंदर क्या है, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है तो अनस्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट, सुटेबल फॉर कलेक्टिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अलाउ फॉर क्लैरिफिकेशन एंड एक्सप्लोरेशन। अगर मुझे किसी चीज का जवाब नहीं देना तो मैं फोन पे ये बोल दूं कि आप कोई और क्वेश्चन पूछ लो, छोड़ दो, लेकिन अगर फेस टू फेस मैं उनके सामने हूं तो वो मुझसे उस क्वेश्चन का जवाब निकलवा के ही रहेंगे किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, नहीं वो चीज नहीं है। फोकस ग्रुप इंटरव्यू, फोकस ग्रुप किसके अंदर था, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव? क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव में देखो, पढ़ो अब इसको। अगर मैं किसी ग्रुप के ऊपर फोकस करूं तो उसमें ज्यादा मेंबर नहीं है, सिंपल सी चीज है, 6 से 8 ले सकते हो। उस पे डिस्कशन करते हैं, सामने वाले भी इंटरव्यू लेते हैं, जैसे आईएएस पैनल का होता है। हाँ, वो है फोकस ग्रुप, ठीक है, बहुत फोकस करके सभी ने उसके ऊपर उस ग्रुप के ऊपर फोकस किया हुआ है, किया गया एक बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है रिसर्च क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर क्या होते हैं? मैंने पहले देखो, क्वेश्चनेयर जो है ना वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं, मैंने पहले ही 15 क्वेश्चन सिलेक्ट कर रखे हैं, वो 15 क्वेश्चन जो है मुझे उस पर्सन से पूछने हैं, तो क्वेश्चनेयर यही तो हो गया, पहले ही क्वेश्चन जो है सिलेक्ट किए हुए हैं और उनको जो है सिर्फ पूछना है कि भाई ये क्वेश्चन जो मुझे फिलअप करके भेज दो, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चनेयर। क्या होएगा इसमें, अंडरस्टैंडिंग में क्या बताया मैंने, आ गई मैं तुम्हारे पास। जो क्वेश्चन है वो अच्छा, आपको यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, ये फोन की वजह से है ना, तभी आप ऐसे ऐसे करके देख रहे थे। फोन आगे लगाने से ना चीजें क्लियर आती हैं, पीछे लगाने से ना मुझे जूम करना पड़ता है, फिर ये वाला ज्यादा बेटर है। देखना भी पढ़ना है, क्या डिफरेंस है इसके अंदर, कुछ नहीं है, सिंपल अपना पढ़ के चलो कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर 3 बेसिक टाइप्स निकल के आए हैं, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड और कॉम्बिनेशन। क्लोज एंडेड क्या होता है, जिसके अंदर आपके पास ऑप्शन नहीं है कोई भी, जैसे आपका एमसीक्यूज टाइप्स जो है क्वेश्चन पेपर आता है वो। ये क्या है, और ओपन एंडेड क्या हो जाएंगे, जो हम बीकॉम में लिखते हैं खुद पेपर, हाँ सारे शिफ्टे जो बनते हैं, हाँ, जिसमें हमारा फोकस ये रहता है कि हमें जो है सिर्फ शीट भरनी है, ठीक है। आया भाई, ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिस, अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ज्यादा क्रिएटिविटी किसमें देखने के लिए मिलती है, ओपन एंडेड में, क्योंकि उसमें मुझे हर एक बच्चे की क्रिएटिविटी का पता चलेगा कि उसकी क्रिएटिविटी कैसी है, उसकी राइटिंग कैसी है, उसका माइंड स्किल कैसा है, और ऑब्जेक्टिव टाइम में तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंबाइंड क्वेश्चंस। क्या होते हैं, जिसके अंदर दोनों चीजें इंक्लूड होती हैं, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड दोनों। समझ में आया, ये बुक में लिखा हुआ है, इनको पढ़ भी लेना थोड़ा सा। जो अभी अंडरस्टैंडिंग वाला नहीं है,
इसमें यही है। सिंपल था, कुछ ज्यादा वो नहीं था इसमें, सिर्फ पता होना चाहिए प्राइमरी क्या और सेकेंडरी क्या। रिसर्च की टाइप कराई थी उसमें, वो भी कराई थी क्या? वन पोस्ट और प्री पोस्ट पॉस्ट पोस्ट सेगमेंटेड डिजाइन कराई थी आपने दो चार? वो नहीं अभी नहीं करवाए, अभी नहीं करवाए। पेपर में आते हैं वो, समझ में ही नहीं आते लिखते।